हमारे पास इस वक्त जो जितनी भी हमारे इमरजेंसी वार्ड है, हमारा आईसीयू है, इवन जो हमारी नर्सरी है, वो सांस की बीमारियों के जो बच्चे हैं उनके साथ जो है वो भरी हुई है। तो कोई भी कफ का सिरप इंडिकेटेड ही नहीं है। क्योंकि हमारे दौर में तो हम बच्चों को शहद दे दिया करते थे, हम उसे अजवाइन वाला पानी पिला दिया करते थे। और अभी तो कुछ रिसर्चेस ये भी कहती हैं कि ये दूध है ही नहीं। जो हकीम हैं या जो अताई डॉक्टर हैं वो जो है वो बच्चों को ये टीके भी लगाने की जो है वो इजाज़त नहीं देते। वो अफीम का इस्तेमाल भी करते हैं, या ओपियोइड का इस्तेमाल भी जो है वो करते हैं। फ़ौरन किसी मुस्तैद डॉक्टर से जो है वो रब्ता करें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हेल्थ गाइड के साथ मैं हूं मोहम्मद शादाब अब्बासी। मौजूद हैं लाहौर के मेयो हॉस्पिटल के अंदर और उसके बच्चा वार्ड में, जहां पर छोटे बच्चों की सर्जरी की जाती है, छोटे बच्चों का इलाज किया जाता है, उनकी ज़िंदगी में जो पेचीदगियां हैं, जो बीमारियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका इलाज किया जाता है। और आज हम गुफ्तगू करेंगे कि बच्चों के कौन से ऐसे बुनियादी मसाइल हैं जो रोज़ाना की बेसिस पे यहाँ के डॉक्टर्स इनकाउंटर करते हैं, और वो कौन से ऐसी तरीक़ेकार हैं जिनको अपनाते हुए हम बच्चों की केयर कर सकते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स दे सकते हैं, और अगर किसी बच्चे को खुदा न खास्ता कोई मसला हो जाए तो उसका क्योर यानी उसका इलाज कैसे मुमकिन है। इन तमाम बातों पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहरियार ज़ंजानी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि रोज़ाना की बुनियादों पर कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनको आप इनकाउंटर करते हैं? दरअसल बात कुछ इस तरह है कि जो बच्चों के मसाइल हैं वो वक्त के साथ और मौसम के साथ उनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ होता है। जैसे जब सर्दियां, जैसे आजकल सर्दियों का मौसम है, इसमें नमूनिया, ब्रोंकिलाइटिस, सांस की बीमारियों के साथ जो है वो बच्चे ज़्यादा आते हैं। जब गर्मियों का मौसम आता है तो बच्चों में डायरिया, जिसको हम आम अल्फाज में दस्त कहते हैं, ठीक है, असहाल, उल्टियों के साथ बच्चे जो हैं, या पेट दर्द की बीमारी के साथ जो है वो हमारे पास आते हैं। सही। तो बच्चों की बीमारियां जो हैं वो मौसम के एतबार के साथ जो है उनका काफ़ी हद तक ताल्लुक़ उनके साथ भी होता है। सही। जैसे आजकल मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारे पास इस वक्त जो जितनी भी हमारे इमरजेंसी वार्ड है, हमारा आईसीयू है, इवन जो हमारी नर्सरी है, वो सांस की बीमारियों के जो बच्चे हैं उनके साथ जो है वो भरी हुई है। डॉक्टर साहब कौन सी ऐसी सिम्टम्स हैं, ऐसी निशानदेही जिससे पता चल सके किसी पेरेंट को कि उसके बच्चे को सांस का मसला है? देखिए, सांस के मसले में होम डॉक्टरी करना शुरू कर देते हैं। सांस के जो मसाइल हैं उनका आगाज़ तो आम तौर पर जो है वो खांसी के साथ होता है, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी भी हैं सांस की जिनका खांसी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता, और खांसी जो है वो बीमारी के ख़त्म होने के बाद शुरू होती है। जैसे दो बीमारियां जो ज़्यादातर बच्चों में देखी जाती हैं, उनमें एक नमूनिया है और दूसरा ब्रोंकिलाइटिस है। दोनों के जो अलामात हैं वो तकरीबन एक जैसी ही होती हैं। फ़र्क सिर्फ जो है वो ये है कि नमूनिया के बहुत सारी वजूहात हैं, जबकि ब्रोंकिलाइटिस जो है वो सिर्फ वायरसेस की वजह से जो है वो होता है। सही। तो जब बच्चे हमारे पास आते हैं, सांस के मसाइल जो अगर हम पेरेंट्स को बता सकें तो वो ये है कि अगर बच्चे के नथने जो हैं वो चलना शुरू हो जाएं, उसकी पस्तियाँ चलना शुरू हो जाएं, बच्चा दूध पीना छोड़ दे, खुराक की मिकदार पहले से कम कर दे, या उसे जो है वो ना रुकने वाली खांसी शुरू हो जाए, इन तमाम अलामात, या तेज़ बुखार आ जाए, इन तमाम अलामात में जो है वो फ़ौरन किसी मुस्तैद डॉक्टर से जो है वो रब्ता करें और जो है वो अपने बच्चे का इलाज मुआवजा दें। ये रवैया कैसा है कि अक्सर पेरेंट्स जो है वो यूँ करते हैं कि अगर उनके बच्चे को इस तरह की खांसी या कोई ऐसा इशू है तो वो बजाय इसके कि डॉक्टर के पास जाएं, वो घर में ही उसे कोई ना कोई चीज़ अपने घर की बनी हुई देना शुरू कर देते हैं, जो पुरानी माइयाँ या बड़े मतलब बड़े बूढ़े ऐसे करते हैं। तो ये रवैया कैसा है? देखिए, तो मिन हैसल कौम हमारी जो है वो प्रॉब्लम है कि जो पेरेंट्स हैं वो मतलब ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो पेरेंट्स को बताते हैं कि भाई हमारे दौर में तो हम बच्चों को शहद दे दिया करते थे, हम उसे अजवाइन वाला पानी पिला दिया करते थे। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये वक्त के साथ साथ जो हैं अब तो ख़त्म होती जा रही हैं, कुछ आवाम में भी इसकी समझ आती जा रही है। लेकिन अभी भी जो लाहौर की मुज़ाफ़ात हैं, या अगर हम लाहौर से बाहर पेरिफेरी में चले जाएं, वहाँ पर अभी भी यही रेमेडीज़ जो हैं और यही दो तरीका इलाज है, इसको जो है वो फॉलो किया जा रहा है। इवन ये कि जो एक मेजर प्रॉब्लम हमारे पास आती है आजकल के मौसम में कि खांसी के इलाज के लिए जो है वो कुछ जो हैं कोएक्स, या जिनको हम अताई डॉक्टर कहते हैं, वो अफीम का इस्तेमाल भी करते हैं, या ओपियोइड का इस्तेमाल भी जो है वो करते हैं। कुछ खांसी के सिरप इस तरह के हैं जिनमें इस तरह की चीज़ें शामिल हैं, तो वो बच्चे हमारे पास फिर कॉम्प्लिकेट होकर आते हैं। तो हम लोग अक्सर पेरेंट्स को एडवाइस करते हैं कि आप जो हैं किसी मुस्तैद डॉक्टर को रब्ता करें। ये सौंफ, अजवाइन, इलायची, इस किस्म के जो काम हैं इनसे ज़्यादा थोड़ा सा परहेज़ करें। सही। डॉक्टर साहब ये कोई ऐसी मेडिसिन भी है, मिसाल के तौर पर बच्चे को खांसी है तो बजाय इसके कि वो फौरी तौर पे डॉक्टर के पास ले जाएं, क्या कोई ऐसी ओटीसी, कोई ऑन द काउंटर मेडिसिन जिसको लेकर बच्चे को थोड़ी देर के लिए फाका अगर हो जाए तो ठीक है, वरना फिर डॉक्टर के पास लाएगा? देखिए, छोटी उम्र में तो 2 साल तक तो अगर हम लोग किताबों में देखें तो कोई भी कफ का सिरप इंडिकेटेड ही नहीं है। हम कोई कफ सिरप 2 साल से नीचे नहीं दे सकते, ठीक है।
लेकिन 2 साल के बाद हम कोई कफ सिरप जो है वो ऐड कर सकते हैं। अभी कुछ रिसर्चेस जो हैं ये कह रही हैं कि आईवी लीफ एक्सट्रैक्ट्स हैं, जो अभी कुछ सिरप्स नए आए हैं कोफर्ब के नाम से, और भी काफ़ी ब्रांड्स के नाम लिए हैं, तो यहाँ ठीक नहीं होगा। आईवी लीफ एक्सट्रैक्ट का नाम है ज़्यादा उसको उस पर कॉमन है कि बेसिकली वो इसकी कंपोजिशन है, वो किसी हद तक जो है वो स्टडीज़ कहती हैं कि वो सेफ़ हैं, तो हम आईवी लीफ एक्सट्रैक्ट्स जो हैं एज ए सूदर जो है वो बच्चे को दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर नतें चलना शुरू हो जाएं, पस्तियाँ चलना शुरू हो जाएं, दूध बच्चा कम पीना शुरू कर दे, खुराक कम शुरू कर दे, तो फ़ौरन जो है वो आप किसी डॉक्टर से डॉक्टर साहब अभी आपने दूध पीने की बात की, तो ये मुझे बताइए कि आजकल मेल न्यूट्रिशन का भी बड़ा इशू है, मतलब बच्चे की ग़िज़ा जो है वो मुकम्मल नहीं है, मयारी ग़िज़ा नहीं है, मतवाज़न ग़िज़ा नहीं है। जी जी। तो एक आम मतलब बच्चे की नज़र एज के हवाले से बताइएगा बलोगत तक कि किस उम्र में उसकी ग़िज़ा जो है वो किस तरह से मतवाज़न है। जी जी। देखिए पैदाइश पे तो जैसे हम कुरान पाक में भी हुक्म है कि बच्चे को जब वो माँ का दूध जो है वो शुरू करवाया जाए, और 2 साल तक जो है वो वालदा जो है वो बच्चे को माँ का दूध ही पिलाएं, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पे कुछ ये रिवाज भी बदलता चला जा रहा है। जब से ये फार्मूला मिल्क्स जो हैं वो मार्केट में आए हैं, मदर्स जो हैं या माएँ उसे आसान समझती हैं कि हम बच्चे को जो है वो इस काम पे डाल दें, और जो हैं कुछ मिथ्स भी हैं कि जी माँ के दूध में जहर है, माँ का दूध कड़वा है, या माँ का दूध कम आ रहा है। इस तरह की जो रवायात हैं वो भी हमारे माशरे में जो है पनपना शुरू जो है वो हो चुकी हैं। तो 4 माह तक तो WHO बेसिकली जो है वो हमारा रेगुलेटरी बॉडी है जो इसको मेंटेन करती है, जो बच्चों की खुराक के मतलब जो गाइडलाइंस हैं। तो पहले वो 4 माह पे कहते थे कि बच्चे को नरम ग़िज़ा शुरू करवा दी जाए, उससे पहले बच्चे को माँ का दूध और सिर्फ माँ का दूध दिया जाए, ये पानी भी ना दिया जाए। 4 माह के बाद बच्चे को जब नरम ग़िज़ा जो है वो शुरू की जाए। लेकिन अब गाइडलाइंस जो है वो पिछले 1 साल में दोबारा फिर बदली हैं, उसे 6 माह पे दोबारा फिर ले गए हैं कि 6 माह तक जो है वो एक्सक्लूसिवली बच्चे को जो है वो माँ का दूध ही पिलाया जाए, और उसके बाद जो है आप नरम ग़िज़ा का जो है वो उसमें शामिल करना शुरू करें। उसमें आप खिचड़ी शामिल कर सकते हैं शुरू में, और उसके बाद आप उसमें दलिया शामिल कर सकते हैं, साबूदाना शामिल कर सकते हैं, सूजी का हलवा शामिल कर सकते हैं। और ये जो कुछ बच्चे इस तरह के स्लांटी शुरू करवा देते हैं बच्चों को, ऐसी चीज़ें जो है वो माँ बाप जो है वो बच्चों को शुरू करवाएं। हमारे इलाके की अपनी एक स्टेपल फूड है, और हमारे यहाँ गंदम का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, तो बच्चे को गंदम जो है मतलब प्रॉपर रोटी जो बनी हुई चपाती वो किस उम्र से शुरू करवाएं? बच्चों को जो रोटी का इस्तेमाल है वो आप 1 साल के बाद सेफ साइड पर रहने के लिए करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली उसके छोटे छोटे टुकड़े करने पड़ेंगे, और लेकिन 1 साल के बाद आप सेफ साइड पर रहने के लिए बच्चे को गंदम का इस्तेमाल भी शुरू करवा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि दूध के बारे में हम लोग अक्सर सुनते हैं कि गाय का दूध जो है बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छा है, और ये जो बाज़ार से नीडो वगैरह इस तरह के दूध मिलते हैं वो कहते हैं कि ये अब क्योंकि पाउडर वाली फॉर्म में ज़्यादा अच्छे नहीं है, केमिकल्स हैं इसमें, तो बच्चे को देने के लिए कौन सा दूध इनमें से ज़्यादा बेहतर है? देखिए पाउडर्स मिल्क या गाय का दूध जो है वो बच्चे के लिए अगर 2 साल तक आप बात करें तो वो तो मुनासिब नहीं है कि उनको ये दूध दिए जाएं। 2 साल के बाद ऑब्वियसली आप जो है वो गाय के दूध को प्रेफर करें। ये जो डब्बे के दूध हैं ये ज़्यादातर सिंथेटिक मिल्क्स हैं सारे के सारे, और अभी तो कुछ रिसर्चेस ये भी कहती हैं कि ये दूध है ही नहीं, ठीक है। इनको जो है वो केमिकली प्रिपेयर्ड जो है इनको तैयार किया गया है, तो उसमें यह है कि आप गाय के दूध पे जो है वो बच्चे को लेकर जा सकते हैं 2 साल के बाद। सही। तो ये गाय का दूध जो है उसमें और भैंस के दूध में इसमें भी कोई फ़र्क है? थोड़ा सा फ़र्क होता है, लेकिन यह है कि मोर और लेस उनकी कंपोजिशन जो है वो तकरीबन सेम ही होती है। अच्छा अक्सर देहाती इलाकों में बकरी का दूध बच्चों को बहुत ज़्यादा दिया जाता है, और कहा मतलब मिथ ये भी है कि ये दूध बाकी तमाम दूध की निस्बत इसकी जो है वो मतलब न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा है, तो ऐसी की बात है? न्यूट्रिशनल वैल्यू की जहाँ तक बात है तो जो बकरी का दूध होता है इसमें कुछ इम्यूनिटी के जो है जिसको आप कुव्वत मुदाफ़त कहते हैं उसे बढ़ाने वाले अनासिर थोड़े से ज़्यादा होते हैं। और कुछ ये भी है कि जो हमारे सुन्नत में भी जो है वो यही है कि बकरी का दूध जो है वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो दिया गया था, तो उस लिहाज से भी जो है वो बेहतर है। लेकिन यह है कि इस बकरी के दूध में और गाय वगैरह के दूध में जो है वो थोड़ा सा कुव्वत मुदाफ़त वाले अनासिर का फ़र्क है, बाकी इतना फ़र्क जो है वो नहीं है। वो तो मुदाफ़त की डॉक्टर से बात हुई, तो मुझे ये बताइए कि वैक्सीन वगैरह के इम्यूनिटी इन्हांस करने के लिए जो आजकल ये सारा सेटअप किया जाता है, बच्चों को इब्तिदा में टीके लगाए जाते हैं फास्टिंग, कुछ पेरेंट्स नहीं लगवाते, उनकी ये मतलब सोच होती है कि शायद इसको लगवाने से बच्चे को आगे जाके कोई पेचीदगियाँ हो जाएंगी। जी, तो ये बात किस हद तक देखिए गवर्नमेंट ने जो है वो EPI का स्केड्यूल जो है वो जिसको हम एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन कहते हैं वो शुरू किया हुआ है। ये 1972 से शुरू है और पूरी दुनिया में इसको फॉलो किया जाता है इस प्रोग्राम को, जिसमें बच्चे को कुछ ऐसी बीमारियाँ जो हो सकती हैं उनसे बचाव के लिए हिफाजती टीके जो हैं वो लगाए जाते हैं। इनमें नमूनिया भी शामिल है, इनमें तशन्नुज शामिल है, इनमें अब रोटा भी शामिल किया
दिया है, इनमें गदन तोड़ बुखार का टीका भी है, इनमें खसरे का टीका भी है। तो हमारे यहाँ पे कुछ ये है कि जो लोकल डॉक्टर्स हैं, लोकल जो डॉक्टर्स तो मैं नहीं कहूँगा, जो हकीम हैं या जो अताई डॉक्टर हैं, वो जो हैं वो बच्चों को ये टीके भी लगाने की जो है वो इजाज़त नहीं देते कि शायद इनसे कोई पेचीदगियाँ आएंगी। हालांकि ये तो पेचीदगियों से बचाते हैं, ये बीमारियों से बचाने वाले टीके हैं। तो आवाम को चाहिए कि गवर्नमेंट का भी साथ दें और ये जो इंजेक्शंस हैं इनका कोर्स है वो मुकम्मल करवाएं। इनसे बच्चे बहुत सारी बीमारियों से जो है वो महफूज रहेंगे। डॉक्टर साहब, छोटी उम्र की वैक्सीनेशन और बड़ी उम्र की वैक्सीनेशन में कितना एक फ़र्क है? देखिए, वैक्सीनेशन का एक स्केड्यूल होता है। पैदाइश पे बच्चे को जो है वो BCG या जिसको आप कह सकते हैं कि TB से बचाव का टीका जो है वो लगवाया जाता है, और उसके साथ जो है वो बच्चे को पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं। जब बच्चा 6 हफ्ते का होता है उस वक्त उसको जो है वो डिफ्थीरिया, टेटनस, पर्टिसिस और इसके अलावा जो है वो रोटा और न्यूमोकोकल, ये इन बीमारियों के बचाव के लिए टीका लगाया जाता है। फिर 10 हफ्ते पर इसको दोबारा फिर जो है वो रिपीट किया जाता है, ठीक है। फिर 14 हफ्ते पे इसको रिपीट किया जाता है। यही स्केड्यूल जो है वो 6, 10 और 14 पे तकरीबन सेम है। सही। और उसके बाद जो है वो 9वें महीने जो है वो बच्चे को खसरे का टीका लगाया जाता है, और फिर 12 माह पे दोबारा फिर खसरे का जो एक और टीका है उसे जो है वो लगाया जाता है। हाँ, कुछ ऐसा है कि कुछ और वैक्सीन्स भी अवेलेबल है मार्केट में, जैसे फ्लू की वैक्सीन भी अवेलेबल है, लाकड़ा काकड़ा या चिकन पॉक्स की वैक्सीनेशन अवेलेबल है, टाइफाइड बुखार की जो है वो वैक्सीन अवेलेबल है, फिर गर्दन तोड़ बुखार की एक अलहदा वैक्सीन भी अवेलेबल है। लेकिन वो वैक्सीन जो है वो प्राइवेटली लोग करवाते हैं। बाहर के मुल्क में तो वो शामिल है उसमें, लेकिन यह कि हमारे यहाँ पे कुछ लोग वो करवाते हैं, कुछ लोग जो है उसे वो नहीं करवाते हैं। सही। डॉक्टर साहब, प्रिवेंटिव मेजर्स कैसे लिए जा सकते हैं अपने घर के अंदर ताकि बच्चे को इस तरह की बीमारियों से महफूज रखा जा सके? देखिए, ये पहली तो मैंने बता दिया कि वैक्सीनेशन ही एक वाहिद हल है इन बीमारियों से। फिजिकल अगर हम फिजिकली देखें तो मौसम के एतबार से बच्चों को जो है वो, जैसे अब सर्दियां हैं तो अभी से आप बच्चों को आप रैप करके रखेंगे, उनको कवर करके रखेंगे। गर्मियों में भी इसी तरह आपने, अगर शदीद गर्मी है तो बच्चों को उससे सेफ रखना है। मौसम जैसे जैसे तगय्युर आता है मौसम में, तो बच्चों की जो है वो सारी बीमारियाँ भी, हैबिट्स भी, उनकी ड्रेसिंग भी, हर चीज़ को जो है वो मॉडिफाई करना पड़ता है ताकि जो बच्चे का जो है वो एक बैलेंस जो है वो बना रहे उसके जिस्म का जो है। सही। डॉक्टर साहब, क्या पैगाम देना चाहेंगे आप जो पेरेंट्स सुन रहे हैं उनको बच्चों की सेहत के हवाले में? मैं एक तो पेरेंट्स को ये पैगाम देना चाहूँगा कि जो वैक्सीनेशन है बच्चों की, वो बहुत उसका जो है बुनियादी किरदार है बीमारियों से बचाव में। आप जो है जो आम वैक्सीन अवेलेबल हैं वो भी लगवाएं, और जो पेरेंट्स अफोर्डिंग हैं वो दूसरी वैक्सीन भी लगवाएं, ताकि उनके बच्चे जो हैं वो हर किस्म की बीमारियों से जो है वो महफूज रहें। और अब ये जो लोकल अताई डॉक्टर्स हैं इनसे वो परहेज़ करें। बच्चे को कोई भी बीमारी हो तो वो जो है वो फ़ौरन किसी मुस्लिम डॉक्टर को रब्ता करें। और एक बात, ये जो माएँ जो हैं, वो सबसे बड़ा पैगाम मेरा यही होगा कि माएँ 2 साल तक बच्चों को अपना दूध पिलाएं। जिन माओं को कोई प्रॉब्लम है वो हम मेयो हॉस्पिटल में, गंगाराम में इसके सेंटर्स बने हुए लैक्टेशन के, वहाँ पर आकर अपने आप को असेस करवाएँ, अपने आप को दिखाएँ, ताकि बच्चे को जो है वो उसका हक मिल सके। माँ के दूध पे जो बच्चे का हक है 2 साल तक, वो उसे लाजमी मिल सके। डॉक्टर साहब, आपकी कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यकीनन आपने आज हमारे प्रोग्राम के अंदर, हेल्थ गाइड के अंदर बच्चों की सेहत के हवाले से बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना होगा। प्रोग्राम से मुतालिक अपनी कीमती राय से आगाज़ जरूर कीजिएगा। आप सबके नज़ारे का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।